हाय, मैं निर्भय सक्सेना एक बार फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। ये थॉट शेयरिंग वीडियो और आज का टॉपिक है कंटिजेंसी प्लान। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी इंडस्ट्रीज में कहीं ना कोई कारण ऐसे रहते हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन कुछ चैलेंजेस फेस करती है अपने प्रोडक्शन प्लान की एडहेरेंस को लेकर, या यूं कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी लॉसेस। इन प्रोडक्टिविटी लॉसेस के पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण जरूर रहता है, और ये कारण हो सकता है मैन को लेकर, मशीन को लेकर, मटेरियल को लेकर, मेथड को लेकर, मेजरमेंट को लेकर। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो मैन पावर एब्सेंटिज्म, जब आपके पास पूरी मैन पावर नहीं रहती है तो प्रोडक्शन का लॉस होता ही होता है। दूसरी एक और कंडीशन कि मैन पावर अगर आपके पास स्किल ना हो तो ये भी कुछ लॉसेस क्रिएट करती है। इसी तरीके से अगर जो मटेरियल आज आपने प्लान किया है बनाने के लिए, लेकिन अगर उससे जुड़ा हुआ रॉ मटेरियल आपके पास आज अवेलेबल नहीं है, या कोई बीओपी पार्ट आज अवेलेबल नहीं है, तो आपका प्रोडक्शन लॉस होता ही होता है। तो इन सब सिचुएशंस में जो भी प्रोडक्शन आप लोग प्लान करते हैं उसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ना कोई प्लान ए जरूर रहता है। लेकिन क्या हो अगर प्लान ए फेल हो जाता है? तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमें यह सिखाने की कोशिश करता है कि अगर प्लान ए फेल हो जाए तो हमारे पास या हर इंडस्ट्री के पास प्लान बी होना जरूरी है, जिससे कि वो कस्टमर की डिलीवरीज को इंश्योर कर पाए और अपने लॉसेस को भी कम कर पाए। और इस प्लान बी का नाम है कंटिजेंसी प्लान। कंटिजेंसी प्लान के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम ये समझें कि कंटिजेंसी प्लान की जरूरत है क्या। तो कंटिजेंसी प्लान को समझने के लिए सबसे पहला जरूरी है कि हम प्रोडक्टिविटी लॉसेस को समझें कि प्रोडक्टिविटी लॉसेस हमारे पास जो देखने को मिलते हैं वो प्रोडक्टिविटी लॉसेस इसलिए भी हो सकते हैं कि अगर ब्रेकडाउन कंपनी में होती है और ये अनप्लान्ड ब्रेकडाउन है तो उसकी वजह से कुछ प्रोडक्टिविटी लॉसेस होते हैं। एक दूसरा कारण और होता है कि अगर इस ब्रेकडाउन के दौरान अगर हमें कोई स्पेयर पार्ट चाहिए, लेकिन उस स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है और इस स्पेयर पार्ट को अरेंज करने में अगर 3 दिन लगते हैं, तो ये प्रोडक्टिविटी लॉस एक बड़ा लॉस कंपनी के लिए बनता है जब स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी प्रॉपर ना हो। जो दूसरी सिचुएशन होती है वो मैन पावर एब्सेंटिज्म, कि अगर मैन पावर एब्सेंट है तो ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्टिविटी का लॉस होना देखा जाता है। द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द सप्लायर मटेरियल, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द स्किल एंड द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द यूटिलिटी फेल्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फेल होने के बाद कहीं कोई दूसरी प्लान भी नहीं है, जब कंटिजेंसीज नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रोडक्टिविटी के लॉसेस देखे जाते हैं। इसी तरीके की और भी यूटिलिटीज हो सकती है। एयर कंप्रेशर्स, क्रेन्स, लिफ्ट, मटेरियल मूवमेंट्स के लिए जो भी अरेंजमेंट्स यूज किए जाते हैं, तो उन सारी चीजों के लिए हमें जरूरी है कि हम ये समझें कि आखिर इन केस अगर कोई फेलियर हो जाता है तो उस फेलियर के अगेंस्ट में हमारे पास प्लान भी क्या रहेगा, यानी कि कंटिजेंसी प्लान। तो इन सारे सवालों का जवाब कंटिजेंसी प्लान। लेकिन कंटिजेंसी प्लान को समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर मान लीजिए कि कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है तो उसका कंटिजेंसी क्या हो सकता है। तो नॉर्मली लोगों का आंसर निकल कर आता है कि कंटिजेंसी अगर इलेक्ट्रिसिटी फेल होती है तो हमारे पास एक डीजी सेट होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमें कुछ सिखाने की कोशिश करता है, और वो ये सिखाने की कोशिश करता है कि कंटिजेंसी डिफाइन करने से पहले हम एक बार इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क जरूर समझें। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए कि एक स्टेट में जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सिचुएशन बहुत अच्छी है, लास्ट 3 मंथ्स में, लास्ट 6 मंथ में कभी इलेक्ट्रिसिटी का कोई फेलियर देखा ही नहीं गया है, ऐसी सिचुएशन में अगर
आप कंटिंजेंसी डीजी सेट बना लेंगे तो ये डीजी सेट का जो डिसीजन है ये हो सकता है कि आपकी कंपनी के लिए गलत डिसीजन साबित हो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी 3 महीने या 6 महीने जाती ही नहीं है तो ये डीजी सेट को ऑपरेट करने ऑपरेशनल इश्यूज बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर 3 मंथ और 6 मंथ कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी गई नहीं है और 6 महीने बाद अगर किसी डीजी सेट को स्टार्ट किया जाए तो ये डीजी सेट स्टार्ट होने की में एक रिस्क देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर इंडस्ट्री एक और डिसीजन लेती है कि इस डीजी सेट को हम समय समय पे एक टाइम डिसाइड करके कि आफ्टर एवरी 2 डेज कि हम इसको 15 मिनट के लिए चलाते रहेंगे। लेकिन ये जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं, ये ऑपरेशनल इश्यूज इसलिए हैं क्योंकि हमने एक डीजी सेट परचेस किया हुआ है। इसी तरीके के मल्टीपल रॉन्ग डिसीजंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि जब आप डीजी सेट ले लेंगे तो इस डीजी सेट को ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए फिर आपको अपनी कंपनी में कुछ ना कुछ डीजल की क्वांटिटी जरूर स्टोर करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जब आप डीजी सेट ले लेंगे तो उसको ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं एक डीजी ऑपरेटर की भी जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से जब डीजी सेट ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी लीगल रिक्वायरमेंट की कंप्लाइंस भी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से उसके कुछ ना कुछ स्पेयर पार्ट्स भी आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन इतनी सारी मेहनत, इतना सारा जो एफर्ट्स आप लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में उसकी जरूरत है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। ये हम लास्ट 3 मंथ के या 6 मंथ के या 1 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कंटिजेंसी डिसाइड करने से पहले एक बार रिस्क आइडेंटिफिकेशन जरूर करें। इसी तरीके से एक और सिचुएशन कि कंपनी में बहुत सारे स्पेयर पार्ट जो कि पिछले 3 साल से 4 साल से कंपनी के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन आज तक कभी उनका यूज नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ जो ब्रेकडाउन हुई है, उन ब्रेकडाउन का स्पेयर पार्ट कंपनी के पास अवेलेबल ना होने की वजह से ये ब्रेकडाउन की जो ड्यूरेशन है ये बहुत बढ़ जाती है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी को जो स्पेयर्स चाहिए वो है नहीं, और जो स्पेयर्स आप लोगों ने रखे हुए हैं वो स्पेयर्स पिछले 3-4 सालों से या पिछले और लंबे समय से आज तक कभी इस्तेमाल नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट का पैसा तो इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट सही जगह इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो कंटिजेंसी प्लान बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है स्टेप्स। ये स्टेप्स एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप, हमें अपनी कंटिजेंसी डिफाइन करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क हैं क्या। क्योंकि हर छोटी सी रिस्क के ऊपर कंटिजेंसी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल उन रिस्क के ऊपर कंटिजेंसी डिफाइन करने की जरूरत होती है जो वास्तव में हमारे कस्टमर की डिलीवरीज को फेल कर सकते हो, हमारे कमिटमेंट्स को फेल कर सकते हो, या मैनेजमेंट के लिए कोई बड़ा लॉस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क आइडेंटिफाई करें विद रिस्पेक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दूसरी सिचुएशन कि अपनी रिस्क को ध्यान में रखते हुए कि इस फेलियर की वजह से कितना बड़ा लॉस हो सकता है, कितना बड़ा इंपैक्ट है, उसके बेसिस पे अपनी कंटिजेंसी डिसाइड करें। कंटिजेंसी डिसाइड करने के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कंटिजेंसी किन चीजों के लिए डिफाइन की जाए। सो कंटिजेंसी मैन के केस के लिए कि सपोज मैन पावर का एब्सेंट देखने को मिल रहा है, तो हमारे पास मैन पावर अरेंज करने के लिए दूसरा कंटिजेंसी प्लान क्या है। इसी तरीके से की इक्विपमेंट फेलियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या हमारे सप्लायर्स कि सप्लायर का मटेरियल अगर शॉर्ट हो रहा है, या हमारा कोई सप्लायर किन्हीं सिचुएशन में मटेरियल नहीं दे पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी कंटिजेंसीज क्या हो सकती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज वो है डेटा, कि कभी कभी मशीन के कुछ सॉफ्टवेयर या हमारी इंटरनल इंफॉर्मेशंस या हमारे कस्टमर के साथ इंटरेक्शंस के कुछ डेटाज होते हैं। इन डेटा की सिक्योरिटी भी कंटिजेंसी प्लान के बारे में सोचा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं
कि ये टॉप कंटिजेंसी प्लान जो भी हमने डिसाइड किया है, इसको एक बार टॉप मैनेजमेंट से जरूर रिव्यू कराया जाए, जिससे कि टॉप मैनेजमेंट भी इन चीजों को लेके पता रहे उसको कि हाँ, हमने अपनी कंपनी के लिए इस रिस्क को ध्यान पे रखते हुए हमने ये कंटिजेंसी डिसाइड की है। इसलिए टॉप मैनेजमेंट का रिव्यू करना और अप्रूव करना ये बहुत जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो जो स्टेप है वो है कि अपनी कंटिजेंसी को समय समय पे पीरियडिकली टेस्ट करते रहें, क्योंकि जो कंटिजेंसी हमने 3 महीने पहले कभी डिजाइन की थी या डिसाइड की थी, हो सकता है कि 3 महीने के बाद वो कंटिजेंसी आज काम ही ना करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक कंपनी ने कंटिजेंसी डिसाइड की कि इन केस अगर बड़ा इलेक्ट्रिसिटी फेलियर देखने को मिलता है तो ऐसी सिचुएशन में हम बाहर से एक रेंट पे एक डीजी सेट ले सकते हैं। उस सप्लायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, जिसमें कि हमने टाइम की बात की कि कितना जल्दी से जल्दी वो हमें डीजी सेट प्रोवाइड कर सकता है, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी लॉसेस कम हो सके, क्या कॉस्ट पे दे सकता है। इन सब चीजों को लेके हमने एग्रीमेंट डिसाइड किया। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर 6 महीने बाद अचानक उस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा फेलियर देखने को मिला है। अब ऐसी सिचुएशन में ये सप्लायर से हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जब हमने उस सप्लायर के पास जाने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि वो अपना सप्लायर उस बिजनेस को बंद करके कहीं जा चुका है। इसका मतलब यह है कि जो कंटिजेंसी आपने डिसाइड की थी वो कंटिजेंसी आज इस समय पे आपके लिए कंटिजेंसी का काम नहीं कर पाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी कंटिजेंसी को समय समय पे यू टेस्ट जरूर करें। हमने एक कंटिजेंसी डिसाइड की कि हमारी ही दूसरी यूनिट एक दूसरे स्टेट में है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी मशीन खराब हो जाती है, कि इक्विपमेंट फेल हो जाता है, तो हम दूसरी यूनिट से अपना मटेरियल बनवा सकते हैं। लेकिन जिस टाइम आपके की इक्विपमेंट फेल हो जाते हैं और आपको कंटिजेंसी की जरूरत होती है, जब आप उस दूसरी यूनिट से बात करते हैं तो दूसरी यूनिट के पास जो उसकी कैपेसिटी है वो अपने ही ऑर्डर से पूरी कंप्लीट है। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो दूसरी यूनिट है वो आपकी मदद नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी कंटिजेंसी इमरजेंसी सिचुएशंस में फेल हो रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय समय पे अपनी कंटिजेंसी को टेस्ट करते रहें। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अपनी कंटिजेंसी जो भी हमने डिसाइड की, हो सकता है कि ये कंटिजेंसी समय समय पे बदलती रहे। आज कोई नया रिस्क अगर देखने को मिलता है तो हमें अपनी कंटिजेंसी प्लान को जरूर उन सब चीजों के लिए रिव्यू करना चाहिए। या कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है कि आपने एक कंटिजेंसी एक किसी मशीन मैन्युफैक्चरर से बात की, लेकिन ये मशीन मैन्युफैक्चरर कहीं कोई इंपोर्ट आपने मशीन इंपोर्ट की है। क्योंकि इंपोर्ट की है इसलिए लीड टाइम स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबल कराने का लीड टाइम जो है काफी ज्यादा है। ऐसी सिचुएशन में आपने कुछ इन्वेंट्रीज रखी हुई है, लेकिन लास्ट 3 मंथ में या लास्ट 1 ईयर में हमने ऐसा नोटिस किया कि अब वो मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में भी उसकी ब्रांचेस हैं, और ये ब्रांचेस आपके कंपनी प्रेमिसेस के बहुत करीब में। तो अब आपको इतना लीड टाइम कंसीडर करते हुए, ये रिस्क कंसीडर करते हुए स्पेयर पार्ट रखने की शायद या उतने नंबर्स में स्पेयर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये इंडस्ट्री, अब ये कंपनी, अब ये मैन्युफैक्चरर बहुत आसानी से आपको 24 आवर्स में या 48 आवर्स के अंदर स्पेस प्रोवाइड करा सकता है। तो अगर ये कंटिजेंसी समय के साथ बदल रही है तो ये बहुत जरूरी है कि अपनी कंटिजेंसी प्लान को समय समय पे रिव्यू करते रहना चाहिए। और द नेक्स्ट स्टेप इज कि जो भी कंटिजेंसी प्लान हम लोग फाइनल कर रहे हैं, इस कंटिजेंसी प्लान को डॉक्यूमेंट अवश्य करें। ये आपकी कंपनी के जितने भी प्रोसेस ओनर्स हैं, ये प्रोसेस ओनर आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस ओनर हो सकता है, एचआर का हो सकता है, परचेज का हो सकता है, मेंटेनेंस का हो सकता है, या और भी प्रोसेस ओनर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से प्रोडक्टिविटी लॉसेस होते हैं। तो उन सारी सिचुएशंस के लिए ये कंटिजेंसी प्लान आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव हो सकता है। तो अगर आपकी कंपनी एक अच्छा कंटिजेंसी प्लान बनाकर रखती है तो आप मैनेजमेंट को और कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ, हमारी कंटिजेंसीज इतनी स्ट्रांग है कि हमारी कंटिजेंसी की वजह से हम आपकी सप्लाईज या
मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्टिविटी लॉसेस, जो कि एक बड़ा चैलेंज है, उस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट नहीं होने देंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि ये कंटिजेंसी प्लान की जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आएगी, और उम्मीद करता हूं कि ये कंटिजेंसी प्लान का थॉट आपकी कंपनी के लिए यूजफुल हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थॉट आपकी कंपनी के लिए यूजफुल है, तो आप इस वीडियो को अपने साथी, अपने जो टीम मेंबर्स हैं, या अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि इस थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके। सो एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।